हेलो स्टूडेंट, हम एक क्लास की हिस्ट्री है जो उसके थर्ड चैप्टर के विषय में बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र पर जो शासन है उसके विषय में जो हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार आगे बढ़ चुकी है और धीरे धीरे उसने शासन करने की ठान ली है देश के अंदर। तो ग्रामीण क्षेत्र पर कैसे शासन चलाती है, रॉबर्ट क्लाइव से बिहार उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हैं यहाँ पे राजा से। और 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया गया। बहादुर शाह जफर से उन्होंने अनुमति ली और बंगाल के दीवान तैनात हो जाते हैं। और इस बात की पूरी संभावना की यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन चित्र में यहाँ जो क्या एक भव्य स्मारक यहाँ दिखाया गया है जिसमें जीवन के यादगार घटनाओं से चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने से अंग्रेज़ों के निश्चय एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर दीवानी मिल जाने की वजह से, पूरा अधिकारों ने मिल जाने की वजह से कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन जाती है। अब यहाँ पे ज़मीन को शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढा जाता है कि कैसे जो क्या है आमदनी खर्चे हैं उनको चलाया जाएगा। इसके लिए उसने एक ऐसा रास्ता ढूंढा जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी रुपया है, पैसा है, धन दौलत है वो जुटाया जा सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना कि वह अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदती बेचती रहे, वो भी उसको सोचना है। और यहाँ फिर जो समय के साथ है कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन यहाँ हैं, क्योंकि बहुत सारी ताकतें हैं, भारी ताकतें हैं। लोगों को भी शांत रखना है। गांव में पहले शासन चला चुके थे, उनके पास अभी भी काफ़ी ताकत है, जो रहे हैं, सम्मान है लोगों में उनका। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके हैं उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, पर उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता है, वो मानते थे इस बात के लिए। तो उन्होंने एक काम किया कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों के उपनिवेश कैसे बनाए, इससे आय के साधन कैसे जुटाए, इसके विषय में हम बात करेंगे। कंपनी की जो आमदनी है उसके विषय में हम बात करें, कहाँ से उसे धन दौलत है वो मिली। कंपनी दीवान बन गई, उसे अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। फिर भी कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी और उसके लिए आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में वो डर रही थी, हिचकिचा रही थी। नियमित व्यवस्था नहीं की उन्होंने, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें, क्योंकि उन्हें खर्चे चलाने हैं, व्यापार करना है, अपने आप को ताकतवर बनाना है। और उसके बाद वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल कर कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। इस कारण 5 साल के भीतर बंगाल के द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों पर मूल्य दोगुना हो चुका था। बंगाल में कंपनी ने जो चीज़ें खरीदी हैं उनके मूल्य दोगुने हो गए। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी की आयात करती थी, मतलब भारत से वस्तुएं खरीदने के लिए। लेकिन अब सामान खरीदने के लिए बंगाल से जो राजस्व इकट्ठा होता था, जो पैसे इकट्ठे होते थे, उससे ही जो क्या है अब चीज़ें खरीदी जा सकती थी। इंग्लैंड से सोना चांदी मंगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जल्द ही जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें जो क्या है किसको, अंग्रेज़ों को बेचनी पड़ती थी, कंपनी को बेचनी पड़ती थी। किसान अपनी लगान नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा कर लगा दिए थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, क्योंकि कम कीमत पर उन्हें बेचना पड़ता था। खेती है वो चौपट होने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोग हैं वो मारे जाते हैं। 1 करोड़ लोग 1770 के अकाल में मौत की नींद सुला दी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो जाती है। खेती में सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पे चार्ल्स कॉर्नवालिस की बात है, जिसने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस भी बोल सकते हैं हम इसको। स्थायी बंदोबस्त इसने 1793 में लागू किया भूमि के सुधार के लिए। शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में इसने मान्यता दे दी। कुछ शर्तें रखी तालुकदार और राजाओं के लिए कि उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपना होगा, कि वो किसानों से कर वसूलेंगे और कंपनी को चुकाएंगे। उनकी ओर से चुकाए जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। मतलब कितनी होगी,
भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाएगा, मतलब लगान तय कर दिया गया भूमि का। अंग्रेज़ों को लगता है कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च का प्रोत्साहन मिलेगा। तो जमींदार हैं वो ज़्यादा पैदावार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार उत्पादन बढ़ने के फायदे में रहेंगे। तो इस कृषि खेती और वो ज़्यादा ध्यान देंगे, वो बातें यहाँ रही। लेकिन कुछ समस्याओं का सामना भी उन्होंने करना पड़ा। स्थायी बंदोबस्त ने जो समस्या पैदा की, कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि जो उन्होंने ज़मींदार हैं, राजा हैं, उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। असल में कंपनी जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने के लिए ज़मींदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उसकी ज़मीनें उनसे छीन ली जाती थी। और बहुत सारे ज़मींदारों को अपनी कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी ज़मींदारियों को, क्योंकि उन्होंने राजस्व नहीं चुका पाए तो उनसे वो छीन ली गई और दूसरों को वो बेच दी गई। 19वीं सदी के पहले दशक में तक हालात बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। फिर यहाँ पे इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार रहा, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब यहाँ हालात विपरीत हो जाते हैं, ज़मींदारों को फ़ायदा हो जाता है, कंपनी को फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, अब वो वृद्धि नहीं कर सकती। लेकिन ज़मींदारों को भी ज़मीन की बेहतरी में दिलचस्पी नहीं थी। उनमें बहुत से बंदोबस्त के शुरुआती सालों में अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, और जो बचे रह गए वो बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए बिना आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक ज़मींदार किसानों की ज़मीन को देकर उनसे लगान वसूल करते थे तो ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी, क्योंकि सुधार नहीं हो रहा था, नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ गांव में किसानों की व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को यह लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था। ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, क्योंकि अगर वो लगान नहीं चुकाएंगे तो ज़मीन उनसे छीन ली जाएगी। इस वजह से लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। जो साहूकार थे, बड़े महाजन थे, उनसे ही। और अगर वो नहीं चुकाते तो उनके पुश्तैनी ज़मीन से उन्हें बेदखल किया जाता था। जो उनकी खुद की ज़मीन होती थी वो उनसे महाजन उस पर कब्जा कर लेते थे। वो बातें यहाँ रही हैं। हम महलवाड़ी व्यवस्था के विषय में बात करेंगे आगे। एक और व्यवस्था यहाँ लागू की गई है मद्रास के अंदर, उसके होल्ट मैकेंजी द्वारा इसको लागू किया जाएगा। वो कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त। तब तक धन्यवाद आपका।